साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कैसा आहिस। साथियों, एनडीपीएस एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं डिस्कस करूंगा कि जब भी कोई अक्यूज कन्विक्ट होता है एनडीपीएस के मामले में और उसकी वो फर्दर अपील करता है हाई कोर्ट में और उसके साथ वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जिसको हम कहते हैं एसओएस की अर्जी जो है दाखिल करता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी, तो किन किन बिंदुओं को उसे ध्यान में रखना चाहिए और अपील में किन किन बिंदुओं को उठाए ताकि डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिल जाए और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिलने में जो है काफ़ी इजी रहे। साथियों, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसमें कोर्ट का रुख जो है बहुत कड़ा रहता है कि बेल नहीं देनी है, लंबे टाइम तक इन्हें जेल में रखना है, इवन दो दे आर कन्विक्टेड बट दे आर नॉट हैविंग एनी प्रेफरेंशियल राइट टू गेट द बेल फ्रॉम द कोर्ट। तो वहाँ पर सेंटेंस सस्पेंड कैसे होगा, बेल कैसे होगी, इनके बिंदु हमें ध्यान में रखने होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप गलत सलत तरीक़ों से लीगल थ्योरीज को डेवलप करोगे, उनके लाइट में फैक्ट्स को प्लीड करोगे, अल्टीमेटली खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। और लोग कितना ही कहें, लोगों को कहने दो, लोग मुझे कहते हैं कि आप पैरवी करते हो अपराधियों की, उनको बचाते हो। ना तो मैं पैरवी करता हूँ ना उनको बचाता हूँ, बचाने वाला मैं होता कौन हूँ। वो बचते हैं सिर्फ और सिर्फ कानून से। तो कानून ये कहता है कि जो भी प्रक्रिया प्रोसिक्यूशन ले रहा है वो प्रक्रिया 100% एक्यूरेट एंड श्योर होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं है, वो श्योर नहीं है और उन्होंने सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट की पालना सुनिश्चित नहीं करी है, तो उस प्रोसीजर लैप्स का फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलता है। अदरवाइज़ क्या होगा, तो अगर प्रोसिक्यूशन ईमानदार है और कन्फर्म्ड बायस से ग्रसित नहीं है तो उसका फ़ायदा जो है उन्हें मिलेगा, और अगर वो ईमानदार नहीं है और गलत सलत तरीके से प्रोसीडिंग्स करते हैं तो उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलेगा। तो एक गलती का फ़ायदा कितना मिल सकता है ये हमें आज की वीडियो में समझना भी है, देखना भी है। और इस वीडियो का पूरा केंद्र बिंदु जो है वो है एनडीपीएस, कन्विक्शन, अपील, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। और जो कुछ बता रहा हूँ ये कोई गाड़ी नहीं है, ये लीगल पोजीशन है, न्यायिक दृष्टांत है जो कि रिसेंट साइटेशन है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसमें इन समस्त बिंदुओं को जो है देखा भी गया, कंसीडर भी किया गया और अक्यूज को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का लाभ भी दिया गया। क्योंकि जब सजा 3 साल से ऊपर होती है तो बहुत दिक्कत पड़ती है सस्पेंशन होने में। तो क्या क्या दावपेच थे इसको समझते हैं, क्या क्या फैक्ट्स थे इसको समझते हैं, ताकि हम चीज़ों को आसानी समझ के अपनी बात को जो है रख पाएँ और एक अच्छा रिजल्ट जो है कोर्ट से ऑब्टेन कर पाएँ। साथियों, ज्ञानी जो है आपका पुरुषार्थ है, जितने ज्ञानी होगे उतना जो है आप लड़ पाओगे, और नहीं समझोगे तो लोग घुमाते रहेंगे आपको। तो आपके ऊपर अब डिपेंड है कि हमें समझना है या हमें इधर उधर घूमते रहना है। आज का वीडियो लिटिगेंट्स के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए और अपकमिंग प्रैक्टिशनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एनडीपीएस एक्ट के ये बिंदु मालूम होंगे तो आप अपने क्लाइंट को डेफिनेटली कानून का फ़ायदा जो है दिला पाओगे, और जो प्रोसीजर लैप्स हुआ है प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे उसको ईजिली जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो ये मामला है ये ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का है, और एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन जो है ज़रूर लगती है विद द अपील। इसको आप विशेष जो है ध्यान में रखा करें। अक्सर वकील ये गलती करते हैं, अर्जी गलत सलत तरीके से लगाते हैं या अर्जी जो है लगाना भूल जाते हैं, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी अपील होगी उसके साथ में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की मिसलेनियस एप्लीकेशन जरूर लगेगी। इस केस का टाइटल है श्रवण कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, और यहाँ पर बेल एप्लीकेशन जो है फाइल हुई है जिसको अपन कह रहे हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन, विच हैज़ बीन मूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकांट इन द मैटर ऑफ जजमेंट डेटेड 21 January 2022, जो कि पास किया गया स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट जैसलमेर के द्वारा, जिसमें अक्यूज को न केवल कन्वर्ट किया गया अभी तो उसे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दिया गया 15 ईयर का। और जिन धाराओं में कन्वर्ट किया गया वो धाराएं थी 8/21 और 8/22। क्लियर हो गया आपको? चले आगे। अब यहाँ पर लर्नेड काउंसिल जो थे उसके वो अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि अक्यूज़ को जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। ये हर वकील कहता है कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, पर वकील के कहने के पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि वकील इस बात को क्यों कहते हैं, ये बात इसलिए कही जाती है कि एवरी पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो कहने की बात है कि वकील को हल्के मत लिया करो। जो समझदार सुलझे वकील हैं और जो बात वो कहते हैं हमेशा कानून से वो सपोर्ट जरूर करेंगे, और जो नालायक किस्म के लोग हैं वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, पर जो लिटरेट है, समझदार है, वो हमेशा अपनी बात को सपोर्ट करेंगे। उनका कहना यह है कि मेजर जो है कॉन्ट्राडिक्शन है इन द फॉरवर्डिंग लेटर, जो कि एग्जिबिट P17 है, जिसका नंबर था 825। जो एफएसएल को मिला उसमें जो नंबर था वो था 824, और ये भी अपने आप में एक सस्पिक्शन जो है क्रिएट करता है इन द कंसर्न केस। इसके अलावा सेवरल फ्लॉज हैं, लैचेज हैं इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जो मैंडेटरी प्रोविजंस थे कानून के उसको कंप्लाई नहीं किया गया। वो क्या क्या थे? नॉन कंप्लेंस ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट, जो कि मैंडेटरी है। सीरियस डिस्क्रिपेंसी है इन द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, जेनेसिस जो है वो सप्रेस किया गया है। इसके अलावा हियरिंग ऑफ द अपील विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बी कंप्लीटेड। तो इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने प्रार्थना करी कि उनको बेल का लाभ जो है दिया जाए।
यहाँ पर कंसर्न स्टेट जो है उनका कहना है कि जो ये रिकवरी है वो है 2.720 किलोग्राम ट्राइकोर एसआर टैबलेट्स की, और जजमेंट जो कन्विक्शन का है इट डज नॉट वारंट एनी इंटरफेरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इम्पेडिमेंट है सेक्शन 32 है और सेक्शन 37 एनडीपीएस में, इसकी लाइट पर तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहिए, जबकि इस पर इतने ढेरों लॉ आ चुके हैं कि अगर देरी है ट्रायल में और ऐसा लगता है कि ऑफेंस कमिट नहीं है, स्ट्रॉन्ग केस है और भविष्य में संभावना इस बात की नहीं कि दोबारा अपराध करेगा, तो वहाँ पर बेल का लाभ मिलना चाहिए। पर प्रोसिक्यूशन तो वही कि साहब 32A का बार है, 37 का बार है, अपराध गंभीर है, खारिज कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम कोर्ट में जब जा रहे हैं ना, तो हम पैरवी कर रहे हैं जस्टिस की, ना कि पैरवी कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन या अक्यूज्ड की। दोनों को जो है इनोसेंट मानना है अक्यूज्ड को, और अपना अपना पक्ष रखना है, फिर कोर्ट को तय करना है कि वेदर ही इज़ गिल्टी और नॉट, बट उसको इनोसेंट मानते हुए पैरवी दोनों को ही करनी है। द प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू प्रूव बियॉन्ड एवरी शेड ऑफ रीजनेबल डाउट, as it has not been proved that information under section 42 subclause 2 of NDPS Act was properly supplied to the superior officials. There is no evidence on the record to sustain the same. ये एक फ्लॉ रह गया यहाँ पर। इसके अलावा no the document has been produced on the record to show the compliance of section 42 of NDPS Act, और section 42 NDPS Act जो है ये मैंडेटरी नेचर है, और उनका सबमिशन ये है कि जो स्टेटमेंट फाइल पर है उसमें भी इनकन्सिस्टेंसी है, इसके अलावा जो लेटर ऑफ फॉरवर्डिंग है इसमें भी इनकन्सिस्टेंसी है, और इसके अलावा ऐसा कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन फाइल पे नहीं है जो कनेक्ट करता हो अक्यूज को। इसके अलावा सीजर्स भी जो है मैनिपुलेटिव दिखाई देते हैं, जिस कारण एडवर्स इन्फरेंस जो है यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट गवाह था PW8, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है ध्यान दिलाया, हु वॉज अकम्पनिंग द टीम विच वॉज ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ सस्पेक्टेड who sell illegal substance using their mobile phone, revealed that this witness had already been intimidated by DTS in charge that the accused appellant and one Tilokaram, who were the two people apprehended on 25/1/2020, sold illegal substance, and that the investigating team went to PTM to apprehend them. It baffles this court as to how the investigating authority had time to rely the above mentioned information to PW8 but did not have the time and foresight to comply with the mandate of section 42 of the NDPS Act. ये कोर्ट ने जो है लिया गंभीरता से कि आपको इतना समय है कि आप उसको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, सूचना सप्लाई भी कर रहे हैं, बट आप सेक्शन 42 NDPS Act की जो कंप्लेंस है उसे करने में कोई रुचि जो है नहीं दिखा रहे हैं। लॉ का मैंडेट क्या है? इफ द ऑफिसर हैज़ प्रायर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ द प्रोविजन, ही इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू सर्च एंड सीजर। ही हैज़ टू सेंड अ रिपोर्ट टू द सुपीरियर ऑफिसर, जो कि इस केस में हुआ ही नहीं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिलाई किया गया विजय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या था कि फेलियर टू कंप्लाई विद द मैंडेटरी प्रोविजंस वुड रेंडर द रिकवरी ऑफ द इलिक्ट आर्टिकल्स इनएफेक्टिव एंड विशिएट द कन्विक्शन। और साथियों, सेक्शन 42 जो NDPS एक्ट का ये कहता क्या है? इट एम्पावर द ऑफिसर टू एंटर, सर्च, सीज, अरेस्ट इवन विदाउट वारंट और ऑथराइजेशन इफ ही इज रीजन टू बिलीव दैट on the basis of his personal knowledge or information taking down in writing that offense under chapter 4 of the said act has been committed. Under proviso to subsection 1, if the officer has reason to believe that a search warrant or authorization cannot be obtained without affording opportunity for the concealment of the evidence or to prevent the escape of the offender, in that scenario he may enter and search the building and any connivance or any place at any time between sunset and sunrise after recording the grounds of his belief. He is required to send his intimation to the official in term of subclause number 2. But यहाँ पर ऐसी compliance जो है कहीं गई है. And court has also specified that in view of the foregoing provision, we are of firm opinion that the object with which right under section 50 subclause 1 of the NDPS Act by the way of safeguard has been conferred on the suspect, which means to avoid harm to the innocent person and to minimize the allegation of planting or fostering of false cases by the law enforcement agency. It would be imperative on the part of empowered officer to apprise the person intent to be searched of his right to be searched before a gazette officer or a magistrate. We have no hesitation in holding that. कोर्ट ने क्या लिखा इसमें? As far as the obligation of authorized officer under section 50 subclause 1 of NDPS is concerned, it is mandatory and it required strict compliance, failure of which would tainted the entire recovery vitiated. तो साथियों, कुल मिला के एक बात जो है, जब मैंने कानून को पढ़ा समझ में आती है कि सेक्शन 42 और सेक्शन 50 जो है आपस में इंटरलिंक है, जुड़े हुए हैं।
कुल मिला के 42 में जो बात है सर्च की, सीजर की, जब कंप्लीट करेंगे तो उसकी रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट देनी है हायर ऑफिशियल्स को। अगर वो नहीं दिया गया तो ये प्रोविज़न जो है विशेड होते हैं। इसके अलावा सेक्शन 50 भी जो है मैंडेटरी है कि उसको ऑप्शन देना पड़ेगा पर्सनल सर्च का बिफोर द गैजेट ऑफिसर। अगर वो ऑप्शन नहीं दिया गया तो जो भी रिकवरीज है ऑफ द एलिस्ट ऑफेंडिंग आर्टिकल इट वुड बी विशिएटेड। साथ ही इस केस में बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन क्या थी कि जो सैंपल थे कॉन्ट्राबैंड के या ओरिजिनल आर्टिकल के, ना तो उनको सीज किया गया और ना ही इनको बिफोर ट्रायल कोर्ट जो है प्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द सीजिंग ऑफिसर। माल का रजिस्टर भी जो है यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ है एविडेंस में, इन्वेंट्री भी जो है प्रिपेयर्ड नहीं हुई है, और ये सब मैंडेटरी प्रोविजंस हैं एज पर सेक्शन 52 सब क्लॉज ए ऑफ द NDPS एक्ट। साथ में एक बात जरा सोचिए आपने कि जो ये मैंडेट है प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्यों है? ताकि जो एलिस्ट रिकवरी है उसको वेरीफाई कर सकें इन टर्म ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म ऑफ वेट, जबकि वो चीज़ें जो है यहाँ पर की नहीं गई हैं। इफ़ द पुलिस ऑफिसर हैज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी कॉन्ट्राबैंड, तो मोटी सी बात यह कि अगर कोई ऑफिसर है और उसको इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कॉन्ट्राबैंड, ही इज़ रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट स्टेप दैट इज़ इनकम्बेंट, जो कि आवश्यक है, टू नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन राइटिंग। उसकी कॉपी भेजेगा सुपीरियर को, उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करेगा और उन चीज़ों को फिर रोजनाम से मेंशन करेगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो ये सेक्शन 42 NDPS एक्ट का वायलेशन कर रहा है, जो कि मैंडेटरी है, जैसा कि विजय सिंह वाले केस में स्पेसिफिक किया गया। कुल मिला के एक बात ये कह सकते हैं कि अगर NDPS एक्ट है, उसका प्रोविजंस है, वो मैंडेटरी है, कंप्लाइंस नहीं हुआ है, द एंटायर सिनेरियो वुड विशिएट द रिकवरी। तो कुल मिला के एक पोजिशन है कि रोजनाम की कॉपी जो है फॉरवर्ड नहीं हुई, रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड नहीं हुई, तो जो बेसिक टेनेंट था सेक्शन 42 NDPS एक्ट का वो फुलफिल नहीं हुआ। इन दैट सिनेरियो एंटायर रिकवरी एंड द प्रोसीडिंग्स आर इलीगल। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस और जो वायलेशन से उसको देखते हुए कंसर्न अक्यूज को जो है जमानत का लाभ प्रदान जो है किया। तो साथियों कुल मिला के इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको देखना होगा, कंप्लाई विद करना होगा, तभी हम एक रेमेडी ले पाएंगे। तो जब भी आप बेल आर्ग्यू कर रहे हो NDPS में, या आप सस्पेंस सेंटेंस में आर्ग्यू कर रहे हो या मेरिट्स पे आर्ग्यू कर रहे हो, तो जो बेसिक प्रोविजंस हैं, जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, उनको देखना होगा। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम आर्ग्यू कर ही नहीं पाएंगे, और अगर नॉलेज होगी, हम चीज़ों को समझते हैं, तो एफिशिएंटली जो है हम अपना पक्ष रख पाएंगे और अपने मौक्किल को एक रिलीफ जो है कोर्ट से दिला पाएंगे। और अगर हमारा मौक्किल कानून को समझेगा और हमें सपोर्ट करेगा तो वहाँ पर कहते ना भाई सोने में सुहागा। तो अपने मौक्किल को भी गाइड करो, उसको भी कानून के प्रति अवेयर करो और ड्यूटी लगाओ उसकी कि भाई वो कानून को निकाले, छांटे और आपकी हेल्प करे। साथियों कहते हैं ना भाई 1 और 1 11। कुल मिला के आप दोनों मेहनत करते हो, मीन्स आपका मौक्किल और आप, तो एक अच्छे रिजल्ट जो है आ सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों टाइम पास करते रहोगे कि वो आपकी बुराई करता रहेगा और आप जो है फाइल पे ध्यान नहीं दोगे, तो नुकसान अल्टीमेटली क्लाइंट का होगा और वहाँ पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी ऑब्जर्व होगा। तो कुल मिला के हम लोग लड़ रहे हैं किसी निर्दोष को बचाने के लिए। इस बात को विशेष ध्यान में रखें। लोग कहते रहेंगे, कहने दो, पर मोटी मोटी बात है कि हमें जो कानून के मैंडेट हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनका कंप्लाई विद हुआ है या नहीं हुआ है, इसको स्क्रूटनाइज करना है और एक प्रॉपर वे में एक लीगल आर्गूमेंट बिफोर कोर्ट रखना है और कोर्ट को कन्विंस करना है कि इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन कंप्लाइड विद बाय द प्रोसिक्यूशन। तो साथियों घबराएं नहीं, अपने केस पर विशेष ध्यान दें, लॉ पॉइंट को समझें, उसकी लाइट में जो साइटेशन है उसको समझें और एक तसल्ली से एक शांति वाला आर्गूमेंट जो है करने की ज़रूरत है। जितना एफिशिएंट आर्गूमेंट होगा, जितना आपकी बात में वजन होगा, जितनी बात आपकी लीगली सपोर्ट होगी, उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है आपको मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।